हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज डे 5 है और पार्ट 5 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का। जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी क्लास स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं प्रीवियस पार्ट जो मैंने पढ़ाया रहता है उसको जरूर रिकॉल करा देती हूँ ताकि आपको आसानी रह सके। तो हमने देखा था पार्ट 1 में कि सेल किसे कहते हैं, उसकी थ्योरीज को हमने देख लिया था। हमने देख लिए थे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक क्या होते हैं। हमने देख लिया था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। हमने ऐसे ऑर्गेनेल देख लिए थे जिनके विदाउट मेम्ब्रेन थे, और वैसे ऐसे भी देख लिए थे जो विद मेम्ब्रेन थे। और विद मेम्ब्रेन पे हमने डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन को देख लिया था अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट में हमने ये देखा बेटा कि प्रोकैरियोटिक के हमने जो स्ट्रक्चर था उसको ड्रिलिंग में देख लिया था, और हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर को देख लिया था। थर्ड वाले पार्ट में हमने ये देख लिया था कि ग्राम स्टेनिंग किसे कहते हैं, और ग्राम स्टेनिंग के ही बेस पर हमने बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर दिया था, और फिर हमने एनिमल और प्लांट में भी डिफरेंस को देख लिया था। कल के लेक्चर में हमने डिटेलिंग से अच्छे से पूरा समझ लिया था। जैसे कि हमने शुरुआत करी थी सेल वॉल से, फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कल पढ़ लिया था। सेल वॉल में हमने ये देख लिया था बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, हायर प्लांट, इनकी सेल वॉल कैसी होती है। इनके ग्रोथ के हिसाब से भी हमने 2 टाइप में बांट लिया था, एपोजिशन और इंटरसेप्शन। और फिर हमने इंटरसेलुलर कैविटी के बेस पर भी 3 उसमें डिवाइड कर दिया था, जैसे साइटोजिनस कैविटी, लाइसोजिनस कैविटी और साइटोलाइसोजिनस कैविटी। और हमने कुछ वैस्कुलर वंडर को भी देख लिया था। और फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसके मॉडल को देख लिया था और उनके कंपोनेंट को देख लिया था, जिससे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बनती है। फिर हमने उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा था उसमें हमने ये देख लिया था कि जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसा होता है, जैसे ट्रांजिशनल और फिलिप्पियन मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट को। आज के टॉपिक में हम आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे उससे आगे को, यानी कि हमने सेल वॉल देख लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख लिया था डिटेल में। अब हम प्रोटोप्लाज्म को और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और गर्ल सिस्टम जिसे कहते हैं उसको, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तीनों को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को बेटा जीव द्रव्य भी बोला जाता है हिंदी में। प्रोटोप्लाज्म भी क्या होता है, हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाला क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जीव द्रव्य नाम दे रहे हैं। अब इसके बारे में अगर डिटेल में देख लें, इसके हिस्ट्री स्ट्रक्चर के बारे में, तो देख लेते हैं। इसका जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन दिया था, सबसे पहले किसने इसको ऑब्जर्व किया था, वो तो आपका कार्टियो ने किया था। और अगर बात करें इसका नाम जो दिया सबसे पहले, वो टर्म किसने दिया था, तो वो दिया था आपका पुरकिंजी ने। और जो हक्सली हैं, इन्होंने इसको बेसिक्स यूनिट ऑफ लाइफ का, यानी कि जीवन का भौतिक आधार कहा है। इसको एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सार्कुड नाम भी दिया है, उनका नाम है डुजार्डिन। इन्होंने इसको सार्कुड नेम भी दिया है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें सबसे ज़्यादा ये जो होता है एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का, क्योंकि इसका पीएच जो होता है 6.8 होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल, वो आपका होता है ऑक्सीजन। अगर हम बायो मॉलिक्यूल या के बेसिस पे अगर सीक्वेंस की बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है, तो अगर बायो मॉलिक्यूल के सीक्वेंस की बात की जाए तो इसे हम एक ट्रिक है HP नकली करके भी याद रख सकते हैं। यानी कि H मतलब वाटर, H2, तो सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है लगभग 80 से 85%। फिर P से प्रोटीन आ गया। प्रोटीन जो होता है इसमें 10 to 15% पाया जाता है। फिर N से न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड इसमें लगभग 5%। फिर C से आपका कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट 4%। L से आपका लिपिड आ जाता है, लिपिड जो होता है 2%। और इस प्रकार से लास्ट में आपका आयन्स आ जाते हैं जो कि आपके 1%, यानी कि सबसे कम यही देखने को मिलता है इसमें आयन, किसमें, प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको। फिर आप इसमें देख लेते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके नेचर के हिसाब से अलग अलग क्या बताया, किसी ने इसको किस नेचर का बताया, किसी ने इसको किस, जैसे कि किसी ने बोला कि रेटिकुलर शेप का, किसी ने बोल दिया कोलॉइडल नेचर का है, किसी ने बोल दिया ग्रैनुअल नेचर का है, किसी ने बोल दिया फाइब्रल नेचर का है। तो इस बेस पे अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके अलग अलग क्या हैं, नेचर के वाइज नाम दिए हैं। जैसे कि किसी ने बोला है कोलॉइडल नेचर का है, तो ये कोलॉइडल नेचर का जिसने बताया वो हैं विल्सन आपके। और जिसने बोला रेटिकुलर नेचर का है तो ये हैंस्टेन है। और ग्रैनुअल नेचर का जिसने बताया वो हैं आपकी अल्टमान। और इसी प्रकार से इसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो नेचर बताया जाता है वो है आपका क्रिस्टल कोलॉइडल नेचर, जो कि आपका कोलिकर ने बताया है। और एक और नेचर फाइब्रिलर नेचर जो कि फ्लेमिंग ने बताया है। अब अगर इसी में ही हम प्रोटोप्लाज्म की ही आगे बात करें, तो प्रोटोप्लाज्म की अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो हमें 2 टाइप का दिखाई देता है। क्योंकि हमें पता है कोई भी सेल है तो उसको अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए, जैसे माना कोई सेल है उसने फूड लिया, ठीक है, बाहर से फूड लिया। अब क्या होगा, फूड उसके पास चलकर तो जाएगा नहीं,
तो सेल के अंदर क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूवमेंट करता है, और जो भी चीज़ उसे चाहिए होती है उसको क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो प्रोटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का किस तरीके से होता है, दो तरीके से देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं हम साइक्लोसिस या फिर साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और दूसरे को बोलते हैं हम रोटेशन। साइक्लोसिस या साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में बेटा ये होता है, इसमें जो ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल के ही अंदर देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। क्यों ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में? क्योंकि इसमें एक साइक्लोस्केलेटन जो एक सेल ऑर्गेनल है, इसकी मदद से ही ये मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, जो कि आपको प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है। अगर इधर अगर हम दूसरी तरफ बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन में भी दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेशन, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है बेटा, इसका एग्जांपल है लीफ सेल ऑफ हाइड्रिला, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का एग्जांपल है लीफ सेल ऑफ वेलिस्नेरिया। इस प्रकार ये तो थी प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य की बात। अब हाँ, अगर हम जो दूसरा टॉपिक है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, या फिर हम इसे गर्ल सिस्टम भी कहते हैं, इसको अगर देख लें तो इसमें क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपका दो मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के चारों ओर की मेम्ब्रेन है। तो किन किन दो मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाने वाला ऐसा ये स्ट्रक्चर है, ऐसा सिस्टम है, जिसके अंदर जितने भी अगर सेल ऑर्गेनल आते हैं उनका आपस में जो संबंध होता है एक दूसरे से, इसमें हम इसकी ही स्टडी करते हैं। यानी कि इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो भी आपके सेल ऑर्गेनल आएंगे वो एक दूसरे से किस प्रकार रिलेट करते हैं एक दूसरे से, उसमें उसको हम क्या करेंगे, इसमें समझेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हम क्या करते हैं। माना चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। हम ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम या फिर गर्ल सिस्टम में क्या करते हैं, मान लीजिए हमने क्या कर ली, एक सेल ले ली। ये क्या है, हमारी एक सेल। सेल के सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री में हम क्या कर लेते हैं, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल के अंदर का जो क्या है, हमारा एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा। ठीक है, यानी कि हमने क्या बोला है, ये जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है या गर्ल सिस्टम जो होता है, किन के बीच में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाने वाला क्या है कि सिस्टम है। अब ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ ये न्यूक्लियस से निकला हुआ क्या निकलता है बेटा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे क्या होता है, अटैच होता है। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे अटैच होता है, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी किनारे साइड को आपको क्या दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, वैक्यूल दिख रहा है ना। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता हुआ क्या होता है, एक वैक्यूल निकलता है इससे, और यही आगे चलकर क्या बना रहा है, आपका गोल्जी बॉडी बना रहा है। ठीक है, और यही गोल्जी बॉडी आपकी आगे चलकर क्या बना रही है बेटा, लाइसोसोम बना रही है। तो देखिए कैसे एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं, क्योंकि पता है आपको न्यूक्लियस से क्या निकलता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन रखा है, वैक्यूल, और इसी वैक्यूल से क्या बन रहा है आगे चलकर, गोल्जी बॉडी, और यही गोल्जी बॉडी आगे चलकर क्या बना रही है, लाइसोसोम। अब इसको डिटेल में अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा समझ लेते हैं कि मान लो एक, अब आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान में देखिए। ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने क्या देखा, एक स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, ये क्या है आपका, सेम वही हमने, ये थोड़ा सा हम क्या देख रहे हैं, लार्ज साइज में देख ले रहे हैं। ये एक सेल है बेटा, किनारी क्या है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारी, न्यूक्लियस। क्योंकि हमें पता है ये जो सिस्टम है किसमें किसके बीच में प्रेजेंट है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाने वाले जितने स्ट्रक्चर होते हैं आपके सेल ऑर्गेनल होते हैं, उनमें क्या होता है आपस में ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं, उसको हम क्या करते हैं, इस सिस्टम में देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका ये हो गया आपकी सेल, ये उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया सेल के अंदर का न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से ही निकल कर क्या निकला होता है बेटा, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किनारे किनारे लग रखे हैं आपको राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बेटा, वैक्यूल। यही वैक्यूल आगे चलकर आपका क्या बना रहे हैं, गोल्जी बॉडी। यही गोल्जी आगे चलकर क्या बना रही है, आपकी लाइसोसोम बना रही है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे देख लेते हैं कि एक बैक्टीरिया है, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ये सेल को आप अपनी सेल समझ लो। एक बैक्टीरिया है, उसने क्या करा बेटा, जैसे हमारी सेल में अटैक कर लिया। अब हमारी सेल में इसने अटैक करा तो क्या होगा, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, है ना, क्या करा इसने, हमारी सेल में क्या करा, अटैक करा। ठीक है,
अब ये बैक्टीरिया ने क्या करा, जैसे हमारे सेल में क्या करा, अटैक करा। ठीक है, अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होगी बेटा, थोड़ा अंदर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, बैक्टीरिया आ रहा है तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्या करेगा, अंदर को पुश करेगा, तो हमारी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, थोड़ी अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, धंस जाएगी, है ना। तो ये क्या होगा, जब हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया क्या कर देगा, एंटर कर जाएगा, तो फिर इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। यानी कि जो बैक्टीरिया है क्या हमारी क्या है, बॉडी के अंदर क्या आ गया है, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, एंडोसाइटोसिस। अब क्या होता है, ये बैक्टीरिया यहाँ से डिटैच होकर, यहाँ से अलग होकर कहाँ क्या कर लेता है, एक वैक्यूल में अपने को पैक कर लेता है। क्या कर रहा है ये बैक्टीरिया, यहाँ से अलग होकर एक वैक्यूल के अंदर अपने को क्या कर रहा है, इसने पैक कर दिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोसोम बोल देते हैं। ठीक है, अब ठीक हो गया, क्या किया है, इसको समझने के लिए सिंपल क्या है, आपके शरीर में क्या है, एक बैक्टीरिया आ गया है, वो बैक्टीरिया ने आपके शरीर में क्या कर लिया, अटैक कर लिया है। जैसे ही वो अंदर आ जाए उस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, एंडोसाइटोसिस कह रही हो। और जैसे ही वो बैक्टीरिया अब अलग होकर एक वैक्यूल के फॉर्म में अपने को पैक कर दे रहा है, उसको आप क्या बोल रहे हो, एंडोसोम बोल रहे हो। इतनी बात आई समझ में। अब क्या होता है, ठीक है, हमारे शरीर में क्या आ गया है, बैक्टीरिया आ गया। अब हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया आएगा, हमारी बॉडी भी तो ऐसे खाली तो बैठी रहेगी ना बेटा, कुछ तो एक्शन लेगी ना उसके अगेंस्ट। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट क्या करती है, एक लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रिएट करती है, जो कि उस बैक्टीरिया को क्या कर सके, किल कर सके, है ना। तो हमारा जो बॉडी है वो भी क्या करती है बेटा, लाइसोजाइम एंजाइम बनाने लग जाती है। उसके अंदर भी क्या होने लग जाती है, लाइसोजाइम एंजाइम बनाने की प्रोसेस जो है स्टार्ट होने लग जाती है। अब वो लाइसोजाइम एंजाइम बनेगा कैसे, अब ये क्या होता है, इसमें डीएनए, हमें पता है कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें जो उसके ऊपर जो जीन होता है उसमें क्या है, इस एंजाइम को बनाने के लिए क्या होगी, प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो अब क्या होगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि डीएनए से डीएनए बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा, आपका न्यूक्लियस में बन रहा है। ये सब कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। क्योंकि हमें पता है रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये सब कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस, यानी कि डीएनए से जो डीएनए बनेगा वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर डीएनए से क्या बनेगा बेटा, एमआरएनए बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब इस एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी, यानी कि एंजाइम बनेगा। तो अब ये प्रोटीन या एंजाइम कहाँ बनेगी बेटा, आपका जो इस न्यूक्लियस से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा है ना, यहीं पे क्या अटैच होते हैं बेटा, यहीं पे आपके राइबोसोम अटैच होते हैं। और इसी राइबोसोम में आपकी क्या बनेगी बेटा, प्रोटीन बनेगी। न्यूक्लियस में आपने क्या देखा, न्यूक्लियस में आपने ये देखा कि न्यूक्लियस जो है उसमें आपका डीएनए बन रहा था। फिर इसी न्यूक्लियस में आपने क्या देखा कि आरएनए एमआरएनए भी बना, है ना। डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बनेगा। अब एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए इस न्यूक्लियस से एक एंडोप्लाज्मिक लगा हुआ है, और इसी एंडोप्लाज्मिक में क्या है, राइबोसोम है। इसी राइबोसोम में आपका प्रोटीन या फिर एंजाइम बन जाएगा। अब प्रोटीन या एंजाइम जब इसमें बन गया, तो आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या है, साइड में क्या है, आपके वैक्यूल हैं। इन्हीं वैक्यूल में ये प्रोटीन जाकर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। यानी इन वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, आपका ये जो प्रोटीन बन रखा है राइबोसोम में, ये कहाँ फिल हो जाएगा, आपका वैक्यूल के अंदर। अब ये वैक्यूल यहाँ से अलग होकर कहाँ पहुँच जाएगा, गोल्जी बॉडी के पास पहुँच जाएगा। गोल्जी बॉडी बना लेता है, यानी कि यही वैक्यूल आगे जाकर क्या बनाएगा, आपका गोल्जी बॉडी बना देगा। गोल्जी बॉडी में क्या होता है बेटा, आपको पता है कि गोल्जी बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन का क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, उसका मॉडिफिकेशन होगा, उसको और वो क्या होगा, मॉडिफाइड अपने फॉर्म में क्या होगा, और मतलब उसका मैच्योर होगा, मैच्योरेशन होगा, किसकी, आपकी प्रोटीन की। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी में ये मैच्योर होगा, फिर से क्या होगा, गोल्जी बॉडी में भी वैक्यूल के फॉर्म में पैक होकर, मतलब मैच्योर होकर, मॉडिफाइड होकर, गोल्जी बॉडी से वैक्यूल के फॉर्म में पैक होकर ये फिर से कौन, आपकी प्रोटीन किसके पास पहुंच जाएगी, प्राइमरी लाइसोसोम बना लेगी। यानी कि अब ये जब प्राइमरी लाइसोसोम में ये पैक्ड फॉर्म में जो आपकी प्रोटीन है, ये इस समय किस प्रोटीन या फिर एंजाइम है, ये किस फॉर्म में होगी, आपकी इनएक्टिव फॉर्म में होगी। ये एक्टिव फॉर्म में कब आएगी आपकी, ये एक्टिव फॉर्म में आपकी तब आएगी बेटा जब ये अपने टारगेट से फ्यूज़ कर जाएगी। इसका टारगेट क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम का, इसका टारगेट है उस बैक्टीरिया को किल करना जो कि हमारे सेल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है जब अपने टारगेट से फ्यूज़ कर जाती है, यानी कि टारगेट क्या है, इंडोसोम, क्योंकि इंडोसोम में क्या है, एक वैक्यूल है जिसके अंदर बैक्टीरिया ने अपने को क्या कर रखा है, पैक कर रखा है। अब जब ये इंडोसोम से फ्यूज़ कर जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी और क्या कर देगी, बैक्टीरिया जो आ रहा है बाहर से उसको क्या कर देगी, किल कर देगी।
अब क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, है ना। तो सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या हो जाता है, यहाँ पे एंजाइम क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और बैक्टीरिया को क्या कर देती है, किल कर देती है। टर्सरी में क्या हो जाएगा, ये जो रेसिडुअल बॉडी, जो वेस्ट मटेरियल बच गया है, जो बैक्टीरिया का जो डेथ हो, जिस बैक्टीरिया की डेथ हो गई है उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा, बॉडी से बाहर जाना चाहेगा। अब वो बॉडी से जो बाहर जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अंदर आने वाली प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस, एक बाहर जाने वाली प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। देख लेते हैं आगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। क्या क्या देखा आपने, यहाँ पे देखा प्रोटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं, या फिर गर्ल सिस्टम किसे कहते हैं। फिर आप नेक्स्ट आ जाइए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से निकला हुआ पहला पार्ट है, न्यूक्लियस से निकला हुआ पहला सेल ऑर्गेनेल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको समझ लेते हैं। तो जैसे आपने देखा था प्रोटोप्लाज्म जो है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व कार्टियो ने किया था, कॉर्टियो ने। इसी प्रकार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व जो किया वो गार्डनियर ने किया था। जिस प्रकार आपने देखा प्रोटोप्लाज्म जो है वो टर्म जो है वो किसने दिया था, पुरकिंजी ने। इसी प्रकार से यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है ये आपका जो टर्म दिया है ये किसने दिया, ये पोर्टर ने दिया था। और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो दिया वो 2 साइंटिस्ट पोर्टर और क्लाउडी उन्होंने दिया था। ठीक है, इसी प्रकार अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आप आगे बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा, ये क्या होता है आपको पता है, ये हमारे सेल में पाया जाने वाला क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि हमारी शरीर क्या होता है, कोशिका के अंदर एक जाल के फॉर्म में क्या है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ये हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है हमारी, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, हमारी साइटोप्लाज्म के ही तो अंदर है ना सेल ऑर्गेनेल। तो अब जो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जितना साइटोप्लाज्म है या फिर इस इंडोप्लाज्मिक के अंदर जितना साइटोप्लाज्म है उसको हम देख लेते हैं। तो उसको भी 2 उसमें डिवाइड कर दिया है, यानी कि ऐसा साइटोप्लाज्म जो कि आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखने को मिलता है, इससे क्या बोलते हैं, इंट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर देखने को मिलता है इसको आप बोलते हैं एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। आप अगर इसकी बात करें अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो आपके किससे मिलकर बना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने देखा कि हमारा जो न्यूक्लियस है उससे ही तो ये बन रखा है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो न्यूक्लियस है, आपको पता है न्यूक्लियस कैसा मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड क्या देखे थे आपने, तीनों की तीन क्या थी, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थे। यानी कि जो न्यूक्लियस है उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है उससे ही तो मिलकर क्या बन रहा है बेटा, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है। तो क्या कह सकते हो आप कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके आउटर मेम्ब्रेन से ही तो ये निकल कर बन रहा है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आप स्ट्रक्चर को देख लो बेटा एक प्रकार, यानी कि इसके कंपोनेंट को देख लो, तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को देख लें तो क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस से, तो ये रहा आपका न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस से लगा हुआ आपका क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके भी क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है। ये जैसे ट्यूब्यूल के फॉर्म में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ वैक्यूल के फॉर्म में या फिर जिसे वेसिकल कह रहे हैं इस फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है। तो इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसको 3 कंपोनेंट में हम बांट देते हैं। एक को बोलते हैं ER सिस्टर्नी, इंडोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, एक को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक वेसिकल या फिर वैक्यूल, एक को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल। यानी कि जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रांच्ड टाइप में, इसको ट्यूब्यूल बोल दे रहे हैं। ये जो राउंड शेप दिखाई दे रहा है इसको वेसिकल बोल दे रहे हैं। और ये जो आपका अनब्रांच्ड आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर इसको सिस्टर्नी बोल दे रहे हैं। यानी कि सिस्टर्नी कैसा है, आपका कैसा स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है। इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं बेटा, राइबोसोम लगे होते हैं। अब इसके ऊपर अगर राइबोसोम लगे हैं तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। और ये कैसे होते हैं, ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे ज़्यादा जो पार्ट बनाने का काम करता है वो यही आपके कराते हैं, यही आपके बनाते हैं, कम से कम 2/3 पार्ट ये बनाते हैं। और अगर बात करें अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल की, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल जो होता है ये आपका कैसा शेप का है, ब्रांच शेप का है। इसमें कैसा होता है, आपका राइबोसोम देखने को आपको नहीं मिलती है, इसलिए ये कैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि सिस्टर्नी की बात करें तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था क्योंकि उसके ऊपर क्या थे, राइबोसोम अटैच थे। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल है, क्योंकि इसके पास क्या है, राइबोसोम है नहीं और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, तो ये किसकी सिंथेसिस करेगा बेटा, ये आपके करता है लिपिड की सिंथेसिस।
और अगर हम बात वहीं, और ये कितना पार्ट बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 1/3 पार्ट बनाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल की, तो इस वेसिकल या फिर वैक्यूल जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपका हमने पहले अभी देखा था कि इसमें क्या पैक हो रहा था आपका, जितना भी प्रोटीन आपका ये यहाँ पर बन रहा था सिस्टर्नी में राइबोसोम से, जितना भी प्रोटीन आपका बन रहा था वो सब का सब कहाँ आपका पैक हो रहा है, सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर वेसिकल में पैक हो रहा है। और यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल या फिर वैक्यूल आगे चलकर आपका क्या बना रहा है, गोल्जी बॉडी बना दे रहा है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी के पास ही यही वेसिकल क्या है, आगे चलकर गोल्जी बॉडी को अपना प्रोटीन दे देता है ताकि वो उसका मॉडिफिकेशन कर सके प्रोटीन का। राइबोसोम से अटैच जो होता है किस प्रोटीन की वजह से हो पाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से अटैच, तो वो एक प्रोटीन होती है राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। इसकी मदद से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है राइबोसोम से अटैच हो पाता है। तो ये थी आपकी कंपोनेंट की बात। अगर इसी में आपके टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर देख लें, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप में भी आप क्या देख लेते हो बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप में आप ये देख लेते हो, जो वहाँ पर हम देख रहे थे सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल वाला, सेम यहीं आ जाएगा। यानी कि सिस्टर्नी जो थी बेटा, जो क्या थी आपकी अनब्रांच्ड थी, तो और अनब्रांच्ड क्यों थी, क्योंकि उस पर आपको पता है राइबोसोम है, और राइबोसोम है तो वो कैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी। तो ये सब इसमें आ जाएगा। देखो क्या है, राइबोसोम इसके पास है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और किससे मिलकर बनी है, ER सिस्टर्नी से मिलकर बनी है। कैसी है, अनब्रांच्ड है। कितना पार्ट बनाती है, 2/3 पार्ट बनाती है। किस में हेल्प करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में। बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है आपका, ब्रांच होता है। कैसा होता है, ब्रांच होता है। और ब्रांच होने की वजह से ये कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ 1/3 पार्ट ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाता है। और इसमें आपको पता है क्या होता है, राइबोसोम तो होता ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये किसकी सिंथेसिस करने के में हेल्प करता है, लिपिड की सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, अब इसकी अगर आगे बात करें इनके एग्जाम्पलों की, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका एग्जाम्पल आपका आता है निसल ग्रेन्यूल। और ये किसके मॉडिफिकेशन से बना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो निसल ग्रेन्यूल है आपको किस में देखने को मिलता है, न्यूरॉन के अंदर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि आपका किस में देखने को मिलते हैं, स्केलेटल मसल में भी देखने को मिलते हैं। इसको हम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन कहते हैं। या फिर आपको किस में देखने को मिलते हैं, आपको रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइलॉइड बॉडी, और जो कि हमारे कहाँ पाई जाती है, रेटिना के अंदर, उसमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें हम कुछ स्पेशल टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो डेस्मोटिब्यूल और माइक्रोसोम स्पेशल टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब डेस्मोटिब्यूल आपने पहले ही देख लिया है, आपने कहाँ देखा था, ये जब हम प्लांट सेल, जब हम दो सेल वॉल की प्लांट सेल की जब दो सेल वॉल के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था, वो जो दो प्लांट सेल वॉल थे वो आपस में जिस जिस मीडियम से आपस में एक दूसरे से जुड़े थे, उसको हम क्या बोल रहे थे, प्लाज्मोडेस्माटा बोल रहे थे, गैप जंक्शन जिसे हम बोल रहे थे। अब जो वो गैप जंक्शन था उसमें क्या था आपका, एंडोप्लाज्मिक निकला, क्या था आपके न्यूक्लियस से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा था, जो कि आपके प्लाज्मोडेस्माटा से होकर गुजर रहा था। और जो वो प्लाज्मोडेस्माटा से होकर गुजर रहा था उसको ही आप क्या बोल रहे थे, डेस्मोटिब्यूल कह रहे थे। तो क्या है, ये एक पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि आपके प्लाज्मोडेस्माटा से होकर गुजरता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा, जो कि किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये जो माइक्रोसोम होता है ये इंटैक्ट सेल के में प्रेजेंट नहीं होता है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होती है उसके बाद ही आपको देखने को मिलते हैं। क्या हो जाता है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वैक्यूल के फॉर्म में क्या हो जाती हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो वैक्यूल के फॉर्म में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसको आप क्या कहते हो, माइक्रोसोम कहते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करी जाए, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बना रही है आपकी, वो बना रही है आपकी उस पर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है, राइबोसोम है, तो वो क्या बना रही है, प्रोटीन बना रही है। जहीं अगर बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो वो आपका क्या बना रही है, लिपिड, या फिर किसका सिंथेसिस, स्टेरॉइड का क्या कर रही है, सिंथेसिस कर रही है। तो ये इसके दो फंक्शन हो गए कि क्या कर रही है, एक तो प्रोटीन बनाने का काम कर रही है, और एक क्या कर रही है, लिपिड या फिर स्टेरॉइड की सिंथेसिस कर रही है। साथ ही साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है आपकी किसमें हेल्प करती है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन या फिर स्टोरेज और सिंथेसिस में क्या करती है, हेल्प करती है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके पास क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास साइटोक्रोम P450 पाया जाता है, जो कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। क्या पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास साइटोक्रोम P450, जो कि आपके डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। और फिर अगर हम आगे बात कर लें तो ये क्या करती हैं, माइक्रोबॉडीज़ के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं, जैसे कि पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, स्फेरोसोम, इनमें भी। और ये क्या बनाती हैं, गोल्गी बॉडी को बनाने का काम करती हैं। ये सब इसके फंक्शन में आता है। तो चलिए हम इसकी एक समरी को देख लेते हैं जल्दी से। आशा है कि आपको जो जितना बताया गया है ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से हम इसकी एक समरी देख लेते हैं। हमने अभी तक का क्या देखा, हमने देखा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोल रहे हैं बेटा, हम जीवद्रव्य बोल रहे हैं। ये क्या है, हमारी सेल के अंदर पाए जाने वाला क्या है, एक फ्लूइड है। इसके बारे में हम डिटेल में अगर देखें तो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया किसने किया, तो इसे कॉर्टियन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इसको जो नाम दिया है वो आपका पुरकिंजी ने दिया है। हेक्सली ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा है, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और अगर हम आगे बात करें तो सार्कोड टर्म भी दिया है वो कि जो कि हमारे डुजार्डिन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको सार्कोड नाम दिया है। ये जो होता है स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि इसका pH 6.8 होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बायोमोलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। अगर बायोमोलिक्यूल के सीक्वेंस की बात करी जाए तो हम इसको एक ट्रिक है HP नकली से याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन वाटर पाया जाता है, फिर इसमें आपका प्रोटीन देखने को मिलता है, फिर आपका न्यूक्लिक एसिड, फिर आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका लिपिड, और सबसे कम आपको आयंस इसमें देखने को मिलते हैं। अगर इसमें हम आगे बात करें नेचर के हिसाब से, इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नेम से बोला है, जैसे कि कोलॉइडल थ्योरी ये आपकी विल्सन ने दी थी, ग्रैनुअल थ्योरी ये आपकी अल्टमान ने दी थी, इसी प्रकार से रेटिकुलर थ्योरी ये आपकी हैंस्टेन ने दी थी। और अगर हम आगे बात करें तो फाइब्रल थ्योरी ये फ्लेमिंग ने दी थी। और सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है आपकी क्रिस्टल कोलॉइडल थ्योरी ये आपकी कोलिकर ने दी थी। अगर हम आगे बात करें इसके मॉलिक्यूल के मूवमेंट के, कि इसके अंदर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, तो किसी भी चीज़ को कैप्चर करने के लिए इधर से उधर क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा, जो कि दो प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। एक को बोलते हो आप रोटेशन, और एक को बोलते हैं आप साइक्लोसिस या साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइक्लोसिस या साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होता है बेटा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में ही देखने को मिलती है। हाँ, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में जो सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक में एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट पॉसिबल है, जो कि है साइक्लोस्केलेटन। अगर बात करें हम अदर साइड की यानी कि रोटेशन की, तो उसमें भी आपको 2 टाइप की देखने को मिलती है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की अगर बात करें तो इसका जो एग्जांपल है वो लीफ सेल ऑफ हाइड्रिला है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज की अगर बात करें तो उसका एग्जांपल है लीफ सेल ऑफ फेलिसनेरिया। तो ये तो थी आपकी प्रोटोप्लाज्म की बात। अब अगर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी बात करें तो वो है एंडोमेम्ब्रेन या फिर गर्ल सिस्टम। तो इसको हम एक ट्रिक यानी कि वो गर्ल से याद कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल आएंगे, तो वो आपके आएंगे वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। तो ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि 2 मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। यानी कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन, आपकी सबसे आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बीच में। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो सेल ऑर्गेनल आपको मैंने अभी जो ट्रिक बताई, यानी कि वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं, इसको हम इस मेम्ब्रेन के अंदर समझते हैं। तो क्या होता है, माना कोई सेल, हाँ एक सेल है जिसके अंदर ये सारे क्या हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। अब हमारी सेल पे क्या है, किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया। अब जब ये बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर कर जाती है तो इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, जब वैक्यूल के फॉर्म में यहाँ से अलग होकर एक वैक्यूल के फॉर्म में अपने को पैक कर लेता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आप, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, उस प्रोसेस को आप बोलते हो एंडोसोम। ठीक है, अब ये थी यहाँ की बात। अगर हम सेल के अंदर देखें तो वो जो सेल के अंदर बैक्टीरिया ने अटैक किया है, तो वो भी तो कुछ करेगी ना। वो भी क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंजाइम बनाएगी। अब वो एंजाइम बनाने के लिए क्या करेगी, DNA रेप्लिकेशन होगा, फिर रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, फिर तब जाके क्या हमारी बनेगी, एंजाइम या फिर प्रोटीन बनेगी। और ये सारी प्रोसेस आपको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर चलिए, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें चलते हैं। तो उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बेटा, आपकी रेप्लिकेशन यानी कि DNA बनेगा। फिर DNA से क्या बनेगा,
आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, फिर यह एमआरएनए से फिर क्या होता है, प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन कहाँ बनेगी बेटा, आपको पता है इस न्यूक्लियस से क्या लगा होता है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है। अब क्या होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपकी राइबोसोम अटैच होते हैं और इन राइबोसोम में ही आपकी प्रोटीन बनती है। अब प्रोटीन हमारी बन गई यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो उसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं उससे हमारी क्या बन गई, प्रोटीन बन गई। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किनारे पे क्या होते हैं, आपके वैक्यूल होते हैं, कुछ राउंड शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम वैक्यूल कहते हैं। इसी वैक्यूल में हम इस प्रोटीन को क्या कर देते हैं बेटा, फिल करते हैं, पैक कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब ये फिल्ड या फिर पैक वैक्यूल जो होता है आगे चलकर क्या बनाती है, गोल्जी बॉडी बनाती है, ठीक है। और यही गोल्जी बॉडी में जब ये फील्ड पैक प्रोटीन जो गोल्डी बॉडी के पास पहुंचती है, तो ये क्या करती है, यहाँ पर उस प्रोटीन का क्या करती है, मॉडिफिकेशन करती है, उसको मैच्योर बनाती है और फिर क्या करती है, आगे भेज देती है किसके पास, प्राइमरी लाइसोसोम के पास। और यही अगर जब वैक्यूल के फॉर्म में, यही प्रोटीन वैक्यूल के फॉर्म में जब प्राइमरी लाइसोसोम बनाती है, प्राइमरी लाइसोसोम के पास पहुंच जाती है, तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो एंजाइम या प्रोटीन है ये कैसे फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। यानी कि अभी ये क्या होती है, अब एक्टिव नहीं होती है। ये एक्टिव तब होगी जब ये इसके टारगेट से क्या कर लेगी, टारगेट तक पहुंच जाएगी। अब इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट जो है वो सेल में एंटर जो बैक्टीरिया ने कर दिया है वो है इसका टारगेट। तो ये एंजाइम क्या करेगी, उस अब क्या कर लेगी ये एंजाइम, जब उस बैक्टीरिया से अटैच कर जाती है, यानी कि आपका एंडोसोम से अटैच कर जाती है, तो यहाँ पर ये क्या कैसी बन जाती है, सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी कैसी हो जाती है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पर क्या कर देगी, बैक्टीरिया को किल कर देगी। अब ये फिर क्या बन जाती है, हमारी थर्ड लाइसोसोम, यानी कि जब जो बैक्टीरिया क्या है आपकी किल हो चुकी है और उसका जो डेड मटेरियल है वो सारा किस में आ जाता है, आपका टर्सरी लाइसोसोम के अंदर। अब क्या होता है बेटा, ये जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर जाना चाहेगा, किसकी प्रोसेस के थ्रू, इंडोसोम के प्रोसेस में अंदर आने का काम करता है, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में बाहर जाने का काम करेगा। तो अब क्या होगी, कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसे कह रहे हैं। तो ये क्या है, किन दोनों के बीच में पाया जाने वाला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जा रहा है, ठीक है। अब हम अगर आगे बात करें तो इसका जो सबसे पहले हमने देखा था न्यूक्लियस से कौन सा सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल निकला था, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको हम समझेंगे डिटेल में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किससे मिलकर बना, इसमें भी हम यही देखेंगे जैसे हमने प्रोटोप्लाज्म देखा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को जो ऑब्जर्व किया था किसने किया था, कॉर्टियो ने किया था। इसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो उसको ऑब्जर्व किसने किया, गार्नियर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर टर्म की बात करें, जिस प्रकार से प्रोटोप्लाज्म का जो टर्म दिया था पुरकिंजी ने दिया था, इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म है वो आपका, इसी प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो टर्म दिया था पोर्टर ने दिया था, और इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया वो पोर्टर और क्लाउडे दोनों ने दिया था। अगर हम आगे बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, अब अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम 3 कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं। एक को बोलते हैं सिस्टर्नी, एक को बोलते हैं वेसिकल, एक को ट्यूब्यूल। ये सिस्टर्नी वो होता है जो इसका अनब्रांच्ड वाला पार्ट होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अनब्रांच्ड पार्ट होता है जिस पर आपका राइबोसोम अटैच होता है, तो इसको यहाँ सिस्टर्नी बोल रही हूँ, एंडोप्लाज्मिक सिस्टर्नी। ये क्या होता है, इस पर राइबोसोम लगा रहता है और ये कैसा होता है, अनब्रांच होता है, और ये किसकी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2/3 पार्ट बनाता है। जबकि अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल की, तो ये कैसा होता है, आपका ट्यूब के फॉर्म में, यानी कि ब्रांच्ड आपको देखने को मिलता है। इसमें किसी प्रकार के कोई राइबोसोम नहीं लगे रहते हैं, तो इसलिए इसको हम रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें और ये क्या करता है, 1/3 पार्ट बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और इसी प्रकार से अगर वेसिकल की बात करें, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल या फिर वैक्यूल की, तो ये वो पार्ट होता है जिस पे आपका जो प्रोटीन बन रही थी वो पैक होती है, किसके अंदर, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल के अंदर। ये कैसे होते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। यही आगे चलकर क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी बनाने का काम करते हैं। अब आपने ये देख लिया था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर आप बात करें इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप की, तो ये भी आपकी सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल वाली पार्ट को ही समझ लो, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा पार्ट है आपका, सिस्टर्नी वाला पार्ट, और स्मूथ एंडोप्लाज्म कैसा पार्ट है आपका, ट्यूब्यूल वाला पार्ट। क्योंकि आपको पता है रफ वाला पार्ट यानी कि रफ वाला पार्ट यानी कि आपका सिस्टर्नी वाला कैसा था, जिसमें आपके राइबोसोम लगे थे, इसको कैसा बोल रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें राइबोसोम लग रखे हैं और साथ में साथ ये क्या है, सर अनब्रांच्ड है।
और ये क्या कितना पार्ट बना रहा है, 2/3 पार्ट। और ये क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस का काम कर रहा है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है कैसा है, ब्रांच्ड है, इस पर कोई भी राइबोसोम नहीं लगा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। और ये सिर्फ ये कितना पार्ट बनाता है, 1/3 पार्ट बनाता है। और ये जो किसकी सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, ये लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है। अब अगर इन दोनों के एग्जाम्पल की बात करें तो इधर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एग्जाम्पल है वो है नेसल ग्रिल, जो कि आपका न्यूरॉन में देखने को मिलता है। और अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसका एग्जाम्पल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि आपके स्केलेटल मसल में पाया जाता है। इसको हम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन भी कहते हैं। और ये एक और जगह देखने को मिलता है, माइलॉइड बॉडी, जो कि आपकी रेटिना के अंदर होती है, उनमें आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। और अगर इनकी बात करें हम फंक्शन की, तो आपको पता है इनके फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा। एक तो ये प्रोटीन में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, एक ये लिपिड सिंथेसिस या फिर स्टेरॉइड सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, और एक ये क्या कर रहे हैं, गोल्जी बॉडी बना रहे हैं। एक ये माइक्रोबॉडीज सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, माइक्रोबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ग्लाइकोसोम, स्फेरोसोम, पेरोक्सोसोम, इनको बनाते हैं। और ये साथ साथ क्या करेंगे, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और क्या करता है, इसी प्रकार से बस हम इतने ज़्यादा इसके क्या देख ले। और साथ में साथ ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके पास साइटोक्रोम P450 पाया जाता है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।